जम्मू कश्मीर में हाल ही में एक बड़ी दुखद घटना देखने को मिली, जहां आतंकियों द्वारा 2 दिन में 6 लोगों की हत्या कर दी गई। इस पूरी घटना के बाद कई लोग इस तरह की मांग कर रहे हैं कि वहां पर ग्राम रक्षा समितियों को पुनः बहाल किया जाए, उनको रिवाइव किया जाए और इन समितियों के जरिए आम लोगों को प्रशिक्षण दिया जाए और उन्हें हथियार प्रदान किया जाए ताकि आम लोग आतंकियों का मुकाबला कर सकें। आज इस वीडियो में हम इसी विषय से संबंधित तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी उन बिंदुओं की बात कर लेते हैं जिनके जरिए हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो में सबसे पहले न्यूज यानी खबर की बात करेंगे। इसके बाद ग्राम रक्षा गार्ड क्या है और इन्हें पहले गठित क्यों किया गया था, क्योंकि इनके रिवाइवल की बात हो रही है, यानी इनका इतिहास बहुत ज्यादा पुराना रहा है। तो पहले इनका गठन क्यों हुआ था, इन सुरक्षा समितियों की आलोचना क्यों की जाती रही है और इन्हें पुनः सक्रिय करने की मांग क्यों की जा रही है, इस पर बात करेंगे और एक अंत में प्रश्न पर भी बात करेंगे। आज का जो पूरा विषय है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित है और आप इसे आंतरिक सुरक्षा और जम्मू एवं कश्मीर जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज की बात करें तो आज की हमारी जो न्यूज है वो हम हर बार की तरह इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन से ली गई है और इस न्यूज में भी मुख्य तौर पर विलेज डिफेंस कमिटीज को लेकर बात की गई है। वो जो ग्राम सुरक्षा समिति हैं, उन समितियों की संरचना, उनके जो तमाम अन्य पहलू हैं, उनको समझने की कोशिश की गई है। आगे बढ़ते हैं और ग्राम रक्षा गार्ड क्या होते हैं, इन गार्ड्स की बात करते हैं, इनकी एक ओवरव्यू को जानने की कोशिश करते हैं। तो इन ग्राम रक्षा गार्ड को पहली बार 1990 के दशक में जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में ग्राम रक्षा समिति यानी विलेज सिक्योरिटी कमेटी के तौर पर गठित किया गया था। इनकी जो स्थापना हुई थी, इन समितियों की जो स्थापना की गई थी, इनकी स्थापना मुख्य तौर पर जो कश्मीर के पहाड़ी इलाके हैं, उन इलाकों में मुख्य तौर पर जो इलाके जम्मू कश्मीर में सीमा के पास पड़ते हैं, भारत और पाकिस्तान की सीमा के पास पड़ते हैं, उन इलाकों में युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए, इसके अलावा जो एक्स सर्विसमैन थे, जो पूर्व सुरक्षा कर्मी थे, जो पूर्व पुलिस अधिकारी थे, उन व्यक्तियों का एक समूह बनाकर उन्हें हथियार प्रदान करने और उन्हें प्रशिक्षित करने, यानी उन्हें प्रशिक्षण, उन्हें ट्रेनिंग प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। क्योंकि उस समय जम्मू कश्मीर में देखा जाता था कि आतंकी आम लोगों को टारगेट कर रहे थे। तो ऐसे में सुरक्षा कर्मियों के लिए, जो पुलिस अधिकारी थे या फिर जो आर्मी के लोग थे, उन लोगों के लिए ग्राम स्तर पर लोगों की सुरक्षा करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। तो इसी चुनौती से निपटने के लिए इस तरह की एक धारणा को पेश किया गया था और इसके बाद बीती दिनों गृह मंत्रालय द्वारा इस पूरी धारणा का नाम बदलकर, इस आइडिया का नाम बदलकर ग्राम रक्षा गार्ड यानी विलेज डिफेंस गार्ड कर दिया गया था। इसके अलावा गृह मंत्रालय इस पूरी अवधारणा के महत्व को समझते हुए इस पूरी धारणा को जम्मू कश्मीर के अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में लागू करने की कोशिश भी कर रहा है। तो जाहिर तौर पर ये उसकी बात हुई। इसके अलावा इस पूरी योजना के तहत जो लोग शामिल होते हैं, उन लोगों को एक बंदूक दी जाती है और उस बंदूक में 100 राउंड के एमिनेशन शामिल होते हैं, यानी कि 100 राउंड की गोलियां मौजूद होती हैं। अब यहाँ एक सवाल महत्वपूर्ण और हो जाता है और वो सवाल ये है कि आखिर ये जो ग्राम रक्षा समितियां हैं और ये जो ग्राम रक्षा गार्ड हैं, इन दोनों के बीच अंतर क्या मौजूद है। तो वैसे तो ये जो ग्राम रक्षा गार्ड है, ये ग्राम रक्षा समितियों का एक अपग्रेडेड वर्जन है। दोनों ही नागरिक समूह हैं, सिविल सोसाइटीज का बनाया गया एक ग्रुप है, जिनको मुख्य तौर पर सुरक्षा के लिए गठित किया गया है, सेफ्टी के लिए, ग्रामीण स्तर पर सेफ्टी के लिए बनाया गया है। लेकिन दोनों में जो अंतर है वो मौद्रिक स्तर पर है। अंतर ये है कि ये जो ग्राम सुरक्षा गार्ड होते हैं, इन गार्ड की ये जो संरचना है, इनमें जो लीडर होता है, उस लीडर को हर महीने 4500 रुपए दिए जाते हैं सरकार द्वारा। और इस समिति के जो सदस्य होते हैं, गार्ड इस पूरा समूह है, इसके जो सदस्य होते हैं उनको हर महीने 4000 रुपए दिए जाते हैं। जबकि जो पुरानी व्यवस्था थी, यानी ग्राम रक्षा समितियों की जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के तहत केवल जो लीडर होता था, जिसे एसपीओ यानी स्पेशल पुलिस ऑफिसर कहा जाता था, केवल उसे ही 1500 रुपए की राशि दी जाती थी और सदस्यों को कोई भी राशि नहीं दी जाती थी, कोई भी मौद्रिक सहायता नहीं दी जाती थी, जिसकी वजह से कई लोग इस पूरी समिति से जुड़ना भी नहीं चाहते थे। क्योंकि वो एक तो अपनी जान का जोखिम उठा रहे थे, वहीं दूसरी ओर उन्हें इसकी वजह से कोई फायदा भी नहीं मिल रहा था। तो इसी कमी को देखते हुए अब सरकार द्वारा एक नई व्यवस्था को पेश किया गया था।
तो ये तो नई व्यवस्था की बात हुई। इसके अलावा संरचना किस तरह की होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर पर बात करें तो इस तरह के जो ग्रुप बनाए जाते हैं उन समूहों में 10 से 15 लोग शामिल होते हैं। इसमें जो गांव के स्तर पर, जो ग्रामीण स्तर पर जो युवा होते हैं, जो कि स्वस्थ होते हैं, उन युवाओं को जोड़ा जाता है। इसके अलावा जो पूर्व सुरक्षा कर्मी हैं, आर्मी के जो रिटायर्ड लोग हैं, उन्हें जोड़ा जाता है। इसके अलावा जो पूर्व पुलिस अधिकारी होते हैं, जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, उन्हें भी जोड़ा जाता है। लेकिन इसकी सबसे विशेष बात यह होती है कि इसमें जोड़ने की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से स्वैच्छिक आधार पर होती है, स्वैच्छिक भर्ती की जाती है। आप अपनी स्वेच्छा से समूह में शामिल हो सकते हैं और जबरन किसी भी व्यक्ति को इस समूह से जोड़ा नहीं जाता है, जो कि इसकी सबसे विशेष बात होती है। इसके अलावा ये जो 10 से 15 लोगों का एक समूह होता है, इसमें हर समूह में औसतन 5 लोगों को .303 राइफल दी जाती है और इसमें 100 गोलियां मौजूद होती हैं, जिस पर हमने पहले भी बात की थी। लेकिन ये जो गोलियां दी जाती हैं, जो बंदूक दी जाती है, ये बंदूक जो है उस व्यक्ति की विश्वसनीयता के आधार पर दी जाती है, उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी ज्यादा है इसके आधार पर दी जाती है। इसके अलावा गांव की आबादी कितनी है ये भी तय करती है कि कितने लोगों को बंदूक दी जाएगी। इसके अलावा उस गांव को सुरक्षा की कितनी ज्यादा जरूरत है। अब जो गांव सीमा के सबसे ज्यादा करीब पड़ता है उसको सुरक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत है, और जो गांव सीमा से बहुत ज्यादा दूर पड़ता है उसको सुरक्षा की जरूरत कम है। तो जो गांव सुरक्षा सीमा से दूर पड़ता है वहां पर कम लोगों को बंदूक दी जाएगी, जबकि जो गांव सीमा से पास पड़ता है वहां पर ज्यादा लोगों को बंदूक दी जाएगी। तो इस आधार पर तय किया जाता था कि बंदूक किसे दी जाएगी, और इस संबंध में जो अंतिम निर्णय होता था वो एसएसपी या फिर मजिस्ट्रेट द्वारा लिया जाता था। जिला एसएसपी या फिर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा लिया जाता था। यही मूल्यांकन करते थे कि किस व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी कितनी ज्यादा है और किस व्यक्ति को बंदूक दी जानी चाहिए। तो ये तो संरचना की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ सवाल उठता है कि आखिर इस तरह की समितियों को, इस तरह की कोई भी समूह बनाने की जरूरत क्या पड़ती है, इसकी आवश्यकता पर बात करते हैं। तो इसकी आवश्यकता का जन्म हुआ पहली बार 1990 के दशक में जम्मू कश्मीर में, जब 1990 के दशक में कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां बहुत तेजी से बढ़ने लगी। जब आतंकवादी गतिविधियां बढ़ने लगी तो इसके बाद 1990 के मिड में आतंकवादी गतिविधियां अपने चरम पर पहुंच गई, बहुत तेजी से बढ़ने लगी। और 1993 में घटना देखने को मिलती है, जिस घटना के तहत किश्तवाड़ जो कि कश्मीर का हिस्सा है, इस क्षेत्र में आतंकियों द्वारा 13 लोगों की एक साथ हत्या कर दी जाती है। इस घटना के बाद और भी कई घटनाएं देखने को मिलती हैं। आतंकियों द्वारा और भी कई लोगों की हत्या कर दी जाती है, जिसमें से मुख्य तौर पर कश्मीरी पंडित और कश्मीरी हिंदू लोग शामिल थे। इसके बाद लोगों का पलायन भी शुरू होता है। लोग कश्मीर छोड़कर जम्मू जाने लगते हैं, देश के अन्य हिस्सों में जाने लगते हैं। और इन्हीं तमाम स्थितियों को देखते हुए, इसी परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए, उस समय गृह मंत्रालय द्वारा साल 1995 में ग्राम सुरक्षा समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद इस समिति ने आतंकवादियों से निपटने में बहुत विशेष भूमिका अदा की थी और समिति ने कई लोगों की जान भी बचाई थी। यही वजह है कि इस बाद में इस पूरी समिति की धारणा को जम्मू कश्मीर के उधमपुर, रियासी, राजौरी, पुंछ और कठुआ जैसे क्षेत्रों में भी लागू किया गया, क्योंकि ये जो पूरी धारणा थी ये बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। लेकिन यहाँ सबसे विशेष बात यह है कि ये जो पूरी धारणा है, ऐसा नहीं है कि इस धारणा को पहली बार कश्मीर में ही लागू किया गया था या फिर 1990 के दशक में ही लागू किया गया था। इस तरह की धारणा को, यानी आम नागरिकों को सेना की मदद करने के लिए प्रशिक्षण देने और उन्हें हथियार देने की जो धारणा है, वो पहली बार हमें 1965 और 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, उस पूरे युद्ध में हमें पहली बार इस तरह की धारणा देखने को मिली थी, जब भारतीय सेना द्वारा आम लोगों को हथियार दिए गए थे। इन आम लोगों में भी इनके समूह बनाए गए थे, इन्हें हथियार दिए गए थे, और इन आम लोगों में भी मुख्य तौर पर पूर्व सैनिक शामिल थे और ग्रामीण स्तर पर युवा शामिल थे। तो इन्हें सेना द्वारा हथियार दिए गए, प्रशिक्षण दिया गया, और अंततः ये जो पूरा नया एक्सपेरिमेंट था ये बहुत ज्यादा सफल साबित हुआ था, क्योंकि इन लोगों ने, ये जो समूह बनाए गए थे, इन्होंने सेना की बहुत ज्यादा मदद की थी। खासतौर पर जो पाकिस्तानी जासूस पाकिस्तानी क्षेत्र से भारत में प्रवेश कर रहे थे, उन जासूसों को रोकने में ये जो पूरे समूह थे, ये जो सिविलियन ग्रुप्स थे, ये सिविलियन ग्रुप्स बहुत ज्यादा मददगार साबित हुए थे। तो यहाँ से इस धारणा का जन्म होता है और अंततः 1990 के दशक में इस धारणा को जम्मू कश्मीर में प्रयोग किया जाता है।
अब ऐसा नहीं है कि ये धारणा बहुत ज़्यादा सफल साबित हुई तो इसकी आलोचना नहीं होती है। ये धारणा जितनी ज़्यादा सफल साबित हुई, इसके साथ उतने ज़्यादा विवाद भी जुड़ते रहे। सबसे पहला विवाद यही रहा कि इस पूरे समूह के, इस पूरी धारणा से जो लोग जुड़े रहे, आइडिया से जो लोग जुड़े रहे, कश्मीर के कई लोगों पर इसकी वजह से मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप भी लगता रहा। इसके अलावा कई लोगों पर हत्या, यौन उत्पीड़न और जबरन वसूली के मामले भी दर्ज हुए। साल 2016 में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने तत्कालीन जम्मू कश्मीर विधानसभा के सामने कुछ आंकड़े पेश किए थे। ये आंकड़े मुख्य तौर पर ग्राम रक्षा समिति से जुड़े हुए थे और इन आंकड़ों में बताया गया था कि साल 2016 में जम्मू कश्मीर में तकरीबन 4248 ग्राम रक्षा समितियां काम कर रही थीं, जिनके सदस्यों की जो संख्या थी वो तकरीबन 27,924 के आसपास थी। यानी 27,924 सदस्य उस समय ग्राम रक्षा समितियों से जुड़े हुए थे। इसके अलावा इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि इनमें से तकरीबन 221 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें से तकरीबन 23 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया गया था, 7 लोगों पर बलात्कार, रेप या फिर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए थे। इसके अलावा तकरीबन 15 लोगों पर दंगों में शामिल होने के भी आरोप थे। इसके अलावा जो शेष लोग बचते हैं उन लोगों पर छोटे मोटे मामलों में एफआईआर दर्ज की गई थी। और यही वजह है कि साल 2002 के आसपास जब जम्मू कश्मीर में कुछ शांति स्थापित हो जाती है, कुछ पीस आ जाती है, तो कई लोगों द्वारा, कई जानकारों द्वारा इस तरह की जो समितियां थी उन समितियों को बंद करने की मांग की जाती है और समय समय पर ये मांग उठाई जाती भी रही है। लेकिन अभी तक किसी भी सरकार द्वारा इस तरह की समितियों को बंद नहीं किया गया है, किसी भी मांग को स्वीकार नहीं किया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी एक विशेष बात यह रही है कि जम्मू कश्मीर में अब इस तरह की जो समितियां हैं वो बहुत सक्रिय तौर पर काम नहीं कर रही हैं, बहुत एक्टिवली काम नहीं कर रही हैं। इन समितियों के जो सदस्य हैं वो, उन सदस्यों की संख्या बहुत ज्यादा कम हो गई है। कई सदस्यों ने सरकार को अपने हथियार वापस कर दिए हैं, क्योंकि उन्हें जो राशि मिलती थी, जो लीडर्स को राशि दी जाती थी, वो राशि दी जानी बंद कर दी गई है। तो इस तरह से जम्मू कश्मीर में जो पूरी धारणा है बहुत सक्रिय तौर पर काम नहीं कर रही है। लेकिन अब सवाल उठता है कि अब इस धारणा को पुनः बहाल करने की मांग क्यों की जा रही है, दोबारा रिवाइव करने की मांग क्यों की जा रही है, उस पर बात करते हैं। तो कश्मीर में इस तरह की धारणा को पुनः शुरू करने की मांग की जा रही है क्योंकि कश्मीर में एक बार फिर से आतंकी गतिविधियां और आतंकी जो हैं वो एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं। एक बार फिर से आतंकी आम लोगों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा हमें सीमा पार घुसपैठ भी देखने को मिल रहा है। कश्मीर से, कश्मीर क्षेत्र में कई पाकिस्तान के आतंकी कश्मीर में प्रवेश कर रहे हैं अवैध तरीके से। इसके अलावा कई आतंकी ड्रोन का उपयोग भी कर रहे हैं। ड्रोन का उपयोग हथियार को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा विस्फोटों को और पैसों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए भी आतंकी ड्रोन का उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा यदि आप आधिकारिक आंकड़ों पर नजर डालेंगे, यानी सरकार के आंकड़ों पर नजर डालेंगे, तो आपको पता चलेगा कि साल 2022 में सेना और आतंकियों के बीच तकरीबन 98 एनकाउंटर्स देखने को मिले, जिसमें से 186 आतंकवादियों की मौत हो गई, 186 टेररिस्ट मर गए, जिसमें से तकरीबन 56 जो टेररिस्ट थे वो विदेशी मूल के थे, वो विदेशी थे, वो फॉरेनर्स थे, जिसमें से अधिकतर जो थे वो पाकिस्तानी मूल के थे। यानी जाहिर तौर पर जम्मू कश्मीर में 2022 में भी आतंकवादी गतिविधियां देखने को जरूर मिली। इसके अलावा ये भी रिपोर्ट बताती है कि साल 2022 में तकरीबन 100 कश्मीर के जो युवा थे, जो यूथ थे, वो आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ गए, वो आतंकवादी समूहों में शामिल हो गए। इसमें से 17 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, 65 लोगों की मौत हो गई और 18 लोगों को अभी भी ढूंढा जा रहा है। लेकिन सबसे विशेष बात यह रही है कि अब पिछले कुछ समय से आतंकियों द्वारा आम लोगों को, जो सिविलियंस हैं, उन्हें टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। और ऐसी ही एक घटना हमें बीते दिनों भी देखने को मिली, जब हमने बात की कि आतंकियों द्वारा एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई, जो जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ी घटना थी, जिसकी वजह से कश्मीर में एक शोक की लहर देखने को मिल रही है। और यही वजह है, ये जो आतंकी गतिविधियां एक बार फिर से शुरू हो रही हैं, इन्हीं को देखते हुए आम लोगों द्वारा मांग की जा रही है। सेना से इस तरह की मांग की गई है, भारत सरकार से इस तरह की मांग की गई है कि आम लोगों को हथियार प्रदान किए जाएं, आम लोगों को प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि आम लोग जो किसी भी आपातकालीन स्थिति में फ्रंटलाइन पर मौजूद होते हैं,
वो आतंकियों का मुकाबला कर सकें। क्योंकि अक्सर सेना को या फिर जो अन्य पुलिसकर्मी हैं, जो सुरक्षाकर्मी हैं, उन्हें किसी विशेष स्थान पर पहुंचने में बहुत देरी हो जाती है। इसके अलावा कश्मीर की जो ज्योग्राफी है वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो ऐसे में किसी दूसरे स्थान पर पहुंचना बहुत चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है सेना के लिए। इसी वजह से ये मांग की जा रही है कि कश्मीर के स्थानीय लोगों को हथियार दिए जाएं ताकि किसी आपातकालीन स्थिति में वो आतंकियों से निपट सकें। तो ये तो हमारे पुनः सक्रिय करने की मांग क्यों की जा रही है उस पर बात हुई। अब अंत में एक प्रश्न पर बात कर लेते हैं। प्रश्न जो है वो मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं। आज का हमारा प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित करने हेतु आम लोगों के बीच विश्वास स्थापित करना और उन्हें मुख्य धारा में लाना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कथन का मूल्यांकन कीजिए। तो आपको 250 शब्दों में इस पूरे सवाल का जवाब लिखना है कि यदि हम कश्मीर में शांति लाना चाहते हैं, कश्मीर में पीस स्थापित करना चाहते हैं, तो ये तब तक नहीं होगा जब तक आम लोगों के बीच विश्वास नहीं पैदा किया जाएगा, जब तक आम लोगों को मुख्य धारा में, मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश नहीं की जाएगी। तो आप इसी विषय पर 250 शब्दों में एक आंसर लिख सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि जम्मू कश्मीर राज्य को किस वर्ष 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।